खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और आपका विश्वास, ऐसी खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होंगी आम लोगों की खास कहानियां जो प्रेरणा देंगी, कुछ कर गुजरने का जज्बा देंगी। तो प्रोग्राम की शुरुआत में चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर और मिलवाते हैं वहां पर एक परिवार से। ये परिवार बहुत खास है। खास इन मायनों में है कि इनको प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है और इन्होंने इसके चलते अपने घर को चिड़ियाघर बना दिया है, बेजुबानों को अपना फैमिली मेंबर बना लिया है। किस प्रकार से इन्होंने अपने पूरे घर को चिड़ियाघर में तब्दील किया है, कैसे ये घर आकर्षण का केंद्र बन गया है और कैसे यहाँ पर पशु पक्षी विचरण कर रहे हैं, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक परिवार को पशु पक्षियों से ऐसा लगाव है कि उन्होंने पक्षियों के लिए अपने 2 मंजिले घर को ही चिड़ियाघर बना दिया है। घर में चारों ओर लकड़ी, घास और प्लास्टिक समेत कपास से तैयार घोंसले लगाए गए हैं, जिसमें करीब 30 से 40 गौरैया, 10 से 20 कबूतर और विभिन्न प्रकार के पक्षी अपना आशियाना समझ रात बिताते हैं और उनके द्वारा डाले गए दाने को चुगकर अपना पेट भर रहे हैं। यहाँ पक्षियों को इतनी सुविधा मिलती है कि वो यहाँ अंडे भी दे देते हैं, जहाँ से नन्हे पक्षी के रूप में बाहर आते ही उनका नामकरण भी होता है। ये कहानी है कांकेर शहर के आमापारा में रहने वाली स्मिता खटवानी के परिवार की। उन्होंने अपने घर में 50 से भी अधिक घोंसले लगाए हैं। घर में दिन रात चिड़ियों की चहचहाहट की आवाजें गूंजती रहती हैं, जो परिवार को एक नई ऊर्जा देती हैं। जब हम कांकेर शिफ्ट हुए तो हमारे घर में ना ही आंगन था, ना ही कोई ऐसा स्पेस था जहाँ पर हम बैठ सके या घर में पेड़ पौधे लगा सके। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपनी बालकनी में ही चिड़िया के लिए कुछ करती हूँ। तो मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए और धीरे धीरे दाना पानी शुरू किया देना। तो अब ऐसा हो गया कि दिन भर चिड़ियों की चहचहाट रहती है और बहुत प्रकार की चिड़िया बालकनी में आती है। उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। और कितने प्रकार की चिड़िया है यहाँ पर? 10 से 12 प्रकार की चिड़िया आती है। क्या खिलाते हैं उनको जैसे कबूतर हो गए, वो मक्का बाजरा खाते हैं, और जो छोटी चिड़िया है वो धान खाती है, कनकी खाती है। ऐसे अलग अलग टाइप की चिड़िया है जो अलग अलग दाना खाते हैं, तो हम हर प्रकार का दाना उनके लिए रखते हैं। दरअसल पशु पक्षियों से प्रेम करने वाली स्मिता खटवानी शहर में आने के पूर्व गांव में रहा करती थी। उस दौरान वो गांव में हरे भरे पेड़ पौधे और पक्षियों को देख उनके साथ खेलती थी। परिवार के शहर में आने के बाद ये सब वातावरण उन्हें दूर न कर दे, इसके लिए उन्होंने पशु पक्षियों के लिए कार्य करना शुरू किया। शुरुआती समय में वो शहर और आसपास के इलाके में लोगों को जागरूक कर दे, सकोरे, पक्षियों के रहने के लिए घर और अन्य चीजें किया करती थी। उन्होंने देखा कि किस तरह से आधुनिक तकनीक और भीषण गर्मी से भूखे प्यासे पक्षियों की मौत हो रही है। तब उन्होंने पक्षियों के रहने के लिए अपने घर को ही चिड़ियाघर बनाने का सोचा। ये देखिए किस प्रकार बांस, लकड़ी, नारियल की रस्सी, कपास और अन्य प्रकार के घोंसले बनाकर खूबसूरती से सजाए गए हैं। स्मिता पक्षियों को रोजाना खुद भोजन पानी देती हैं। भोजन में इन्हें चावल के टुकड़े, चने के टुकड़े, धान की बालियां सहित अन्य चीजें भी परोसती हैं। जगह जगह पर पानी के पात्र भरकर रखे गए हैं ताकि पक्षी पानी पी सके, उन्हें प्राकृतिक वातावरण का अनुभव हो सके। इसके लिए उन्होंने घर के विभिन्न पेड़ पौधों को सजा रखा है। मैं बुआ के साथ रोज यहाँ पर चिड़िया को पानी और दाना देती, और यहाँ पे हम लोग रोज शाम को फीडिंग में डॉग लोग को खाना देने जाते हैं। सिर्फ इतना ही, उन्होंने दूसरे पशुओं तक भोजन पहुंचाने के लिए एक ऑटो खरीदा है, जिसे लेकर वो रोजाना कुत्तों को दूध और ब्रेड और मवेशियों को भोजन खिलाती हैं। स्मिता का ये प्रयास निश्चित ही लोगों को प्रभावित करता है कि इन बेजुबानों को बचाना कितना जरूरी है, ताकि विलुप्त होती इन प्रजातियों को बचाया जा सके। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ के कांकेर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो देखिए आपने पशु पक्षियों से जुड़ाव और लगाव की ये अनूठी कहानी। पर्यावरण संरक्षण के अनेकों प्रयास जारी हैं। पर्यावरण को बचाने के प्रयासों के बीच आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के अंबाला में और दिखाते हैं कि किस प्रकार वहां पे पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अनूठे प्रयास किए जा रहे हैं। गोबर से लकड़ी तैयार की जा रही है और लकड़ी भी ऐसी जो कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। कैसे, आइए देखते हैं। अंबाला छावनी में एक मशीन लगाई गई है जो शहर में बेकार पड़े गोबर को लकड़ी में बदलने में मदद करती है। इस तकनीक से न केवल गोबर का सही उपयोग हो रहा है बल्कि शहर की सफाई भी हो रही है। गोबर से बनी लकड़ी का उपयोग एकदम सकारात्मक कदम है जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इसके लिए शहर से गोबर को एकत्रित किया जाता है और इसके बाद मशीन की मदद से लकड़ी की तरह बनाया जाता है। इस तकनीक की मदद से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ रही है बल्कि गोबर का सही उपयोग भी हो रहा है। हम लोगों ने गोबर से लकड़ बनाने का कार्य शुरू किया है। तो यहाँ पर जो है समय समय पर जो काम किया जाता है जिसके अंदर लकड़ का इस्तेमाल होता है, तो पर मैं सभी से ये है कि लकड़ अगर वो पेड़ों की यूज़ करते हैं तो उससे पोल्यूशन पर असर होता है, पर वो पोल्यूशन फैलाती भी है। दूसरा, एक पेड़ कटता है उसके लिए। गोबर से बनी हुई लकड़ का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप इन्वायरमेंट में भी फ़ायदा देते हैं। दूसरा, गोबर को भी ख़त्म करने में हमारा सहयोग होता है। तो इससे मैं आप सभी से निवेदन करूँगी कि अधिक से अधिक इसका इस्तेमाल करें। बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों और वनों की कटाई से उपज रहे खतरों के बीच गोबर से बनी लकड़ी यानी गो काष्ठ एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। गोबर से लकड़ी बनाने की ये अनोखी पहल न केवल पारंपरिक लकड़ी का एक उत्कृष्ट विकल्प है बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक परंपराओं का पालन और किसानों को आर्थिक लाभ भी हो रहा है। इसके बेहतरीन रिजल्ट सामने आ रहे हैं सर। देखिए, इसके फ्यूम से एक तो आपको जो है किसी प्रकार की अगर कोई एलर्जी, अस्थमा वगैरह है वो आपको इसमें फील नहीं होगा। एंड दूसरा, लकड़ का प्रयोग थोड़ा सा कम हुआ है। जैसे कि ढाबों में आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तंदूर तपाने के लिए लकड़ ही काम आती है या कोयला चलता है, उससे काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो लोग हमारा ये लगा रहे हैं वो बार बार हमसे रिपीट ऑर्डर्स लेकर जाते हैं। ये जी हम लेके आते हैं जी खाद, फिर इसमें डालते हैं मशीन में जी, फिर बनाते हैं 4-5 दिन सुखाते हैं जी। कई बंदे आते हैं वीडियो बना के लेके जाते हैं। इस 4-5 दिन में तैयार कर लेते हैं। सूख जाती है लकड़, मशीन से तैयारी करने के बाद उसके बाद सुखाते हैं। गोबर से लकड़ी बनाने की प्रक्रिया में सूखे गोबर को मशीनों के माध्यम से कंप्रेस कर लकड़ी के आकार में ढाला जाता है। इसके बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है जिससे उनकी नमी समाप्त हो जाती है और ये जलाने के लिए तैयार हो जाती हैं। गोकाष्ठ का उपयोग विशेष रूप से अंतिम संस्कार, यज्ञ और हवन के दौरान बढ़ रहा है। पारंपरिक लकड़ी की तुलना में ये सस्ता भी है और प्रदूषण रहित विकल्प भी प्रदान करता है। इस तकनीक ने पशुपालकों के लिए एक नया आय का स्रोत खोल दिया है। जहां पहले गोबर का उपयोग मुख्य रूप से खाद में होता था, अब इसके व्यावसायिक उपयोग से किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हरियाणा के अंबाला से मनोज सभरवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देखिए, हमें ये देखना और समझना होगा कि पेड़ हैं तो जीवन है। पेड़ों को कटने से बचाना होगा और इसके लिए हम आप सबके प्रयास बहुत मायने रखते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा
तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि हिम्मत और हौसले से हर बाधा को पार किया जा सकता है, हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। आपको मिलवाते हैं गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले भूपेंद्र त्रिपाठी से, जिनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्हें एक बार लकवे का दौरा पड़ा और उसके बाद उन्हें कैंसर का पता चला। इस दौरान उनकी दृष्टि भी चली गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो RBI में कुशल सुपर प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। कैसी रही उनकी ये जर्नी, आइए जानते हैं। मिलिए भूपेंद्र त्रिपाठी से, जो हिम्मत, संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल पेश कर रहे हैं। गांधीनगर गुजरात में रहने वाले भूपेंद्र अपने छात्र जीवन में बेहद मेधावी थे और एक प्रतिष्ठित कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन एक रात उनकी जिंदगी अचानक बदल गई। एक पैरालिसिस अटैक ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया और MRI स्कैन के बाद जो सच सामने आया उसने सभी को हिला दिया। उनकी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर था और डॉक्टरों ने कह दिया कि उनके पास अब केवल 5-6 हफ्तों का समय ही बचा है। कोई इलाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन भूपेंद्र और उनकी मां ने हार नहीं मानी। कीमोथेरेपी और तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कैंसर से 2 साल तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें 100% कैंसर मुक्त घोषित कर दिया। लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर के इलाज के दौरान दी गई भारी दवाइयों के कारण उनकी आंखों की नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं और वे धीरे धीरे पूरी तरह से अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। ये झटका उनके लिए असहनीय था। वो टूट गए, अवसाद में भी चले गए, लेकिन फिर से खुद को संभाला, ब्रेल लिपि सीखी और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। उनके आत्मविश्वास और मेहनत का नतीजा ये रहा कि उन्होंने पहली ही कोशिश में 8 परीक्षाएं पास कर ली। ये उनके लिए सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक संदेश था। मुसीबतें चाहे जितनी भी आए, हिम्मत रखने वालों को कोई हरा नहीं सकता। जब हमारी बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये लास्ट स्टेज कैंसर था और डॉक्टर्स के अनुसार मैं केवल 5 से 6 हफ्ते का ही मेहमान था इस दुनिया में। तो ऐसे नाजुक समय में आप लोग सोच ही सकते हैं कि एक माँ बाप जिसका जवान बेटा इस दुनिया से जाने वाला है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है, ऐसे पेरेंट्स पे और ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगी। परंतु मैंने मेरी माँ को देखा तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में एक भी बूंद पैनिक की या फियर की, घबराहट की या फ्रस्ट्रेशन की नहीं थी। तो उनके अंदर एक हौसला था और एक ये बेचैनी थी कि कैसे कहाँ से इलाज मेरे बेटे का जल्दी से जल्दी शुरू हो। तो उनको देख के मुझे भी हिम्मत आई और फिर जब अंत में मैंने भी डॉक्टर से लड़ाई की और मैंने बोला कि नहीं डॉक्टर, मैं मेरी आखिरी सांस तक एक योद्धा के जैसे कैंसर और पैरालिसिस दोनों शत्रुओं से लड़ूंगा और हार नहीं मानूंगा कुछ भी हालत में। आज भूपेंद्र सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। उनकी प्लानिंग की क्षमता और आत्मनिर्भरता इतनी शानदार है कि उनका देखभाल करने वाला व्यक्ति भी कहता है कि भूपेंद्र सर जब भी कहीं जाते हैं वो पहले से ही उस जगह के बारे में गहन रिसर्च कर चुके होते हैं। अब वो कैंसर के मरीजों को हौसला देने का काम कर रहे हैं। हर सुबह वे योग और ध्यान से दिन की शुरुआत करते हैं और पूरे परिवार के लिए योजनाएं बनाते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं बल्कि एक सबक है। अगर हौसला और दृढ़ संकल्प हो तो जिंदगी की कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। असंभव नाम अपने शब्दकोश में से निकाल दो, क्योंकि आप जो कुछ भी संकल्प करो और उसमें अपना 100% डालो तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। और उसका परिणाम ये हुआ कि माता रानी महादेव की कृपा से आज मेरे बच्चे सब एक से एक एजुकेटेड हैं।
भूपेंद्र त्रिपाठी की कहानी केवल संघर्ष और जीत की नहीं, बल्कि आस्था, संकल्प और समर्पण की भी है। उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षाएं पास की, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी खुद को मजबूत बनाया। उनकी ये आस्था ही थी जिसने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में शक्ति दी। जब शरीर ने साथ नहीं दिया, जब दुनिया अंधेरे में डूब गई, तब भी उनकी आत्मा उजाले की ओर बढ़ती रही। वे मानते हैं कि हर चुनौती, हर कठिनाई जीवन का एक पाठ है, जिसे धैर्य और श्रद्धा से पार किया जा सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गांधीनगर, गुजरात से कैमरामैन कृणाल चौहान के साथ श्वेता यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको मिलवाते हैं तेलंगाना के सिंगरेनी कोलियरीज के एक कर्मचारी से, जो वैसे तो बहुत आम आदमी हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन उनका जज्बा बहुत खास है। वो हर दिन एक पेड़ लगाने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली और इस प्रतिज्ञा को वो लगातार पूरा कर रहे हैं। अब तक 25,000 से अधिक पौधे लगा चुके हैं और साथ ही साथ 2 लाख से अधिक पौधे वितरित कर चुके हैं। साथ ही और भी बहुत कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, आइए देखते हैं। मिलिए के.एन. राजशेखर से, जो तेलंगाना में सिंगरेनी कोलियरीज के कर्मचारी हैं और पिछले 5 सालों से रोजाना एक पौधा लगा रहे हैं। उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव है और वो हरियाली फैलाना चाहते हैं और इस तरह अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं। उनका जज्बा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिदिन एक पौधा लगाने का है। दरअसल 1 जुलाई 2020 को प्रकृति हरित दीक्षा मिशन के हिस्से के रूप में उन्होंने पौधे लगाना शुरू किया। इसका उद्देश्य हरियाली फैलाना है। जब वे 11 साल के थे, तब उनके पिता ने उनमें पर्यावरण संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा की। बड़े होने पर उनके पिता के शब्दों ने उन्हें ग्रीन मिशन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। रोजगार हासिल करने के बाद उन्होंने साल 2016 से पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। वो हर दिन एक पौधा लगाते हैं और अब तक 2000 से अधिक पौधे लगा चुके हैं। उन्होंने सिंगरेनी कोलियरीज में पौधे लगाने में भी मदद की है। वो अब तक 25,000 से अधिक पौधे लगा चुके हैं और 2 लाख पौधे वितरित कर चुके हैं। उन्होंने 10 लाख बीज बोए हैं और लक्ष्य 1 करोड़ बीज बोने का है। मैंने 20,000 पौधे लगाए, 2 लाख पौधे वितरित किए और अब तक 10 लाख बीज बोए हैं। मैं प्लास्टिक की थैलियों से दूर रहने और उनके स्थान पर सूती थैलों का उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूकता पैदा कर रहा हूं। मैंने अब तक 40,000 कपड़े के थैले लोगों को मुफ्त बांटे। मैं चाहता हूं कि युवाओं से लेकर वयस्कों तक हर कोई वृक्षारोपण अभियान अपनाए। मैं यह भी चाहता हूं कि हर कोई अपने आवासीय परिसर में संचयन गड्ढे खोदे ताकि भूजल स्तर कम न हो। मेरे परिवार के सदस्य और सिंगरेनी कॉलियरीज के अधिकारी मेरे मिशन में मेरा समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लोगों को प्लास्टिक बैग का उपयोग न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और इसके लिए अब तक लगभग 40,000 कपड़े के थैले वितरित कर चुके हैं। उनके ग्रीन मिशन में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। ऐसा वातावरण में बहुत चेंजेस हो गया है। इस सिलसिले में राजशेखर जैसा एक छोटा एम्प्लॉई, सिंगरेनी कॉलेज का एक छोटा एम्प्लॉई बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सिंगरेनी कॉलेज भी इनका बहुत एंकरेज कर रहा है। अपना केंद्र प्रभुत्व भी और राज्य सरकार भी पौधों का और झाड़ों का, पेड़ों का रक्षा करने में बहुत आगे है और सब लोग यहाँ कोत्तागुड़म, ये खम्मम, भद्राद्री जिला वासी भी बहुत उत्सुक है पौधों लगाने का और पर्यावरण परिरक्षण का। He plants so many plants and he established a green motor vehicle garden and a herbal garden at school level. I am also creating the herbal garden at our school level. I inspired the Rajshekar and so many district people also inspired the plantation, how to plant and what is the use of plantation. And
nowadays the atmosphere balance, we want atmosphere balance, so we can plant every day. 2017 में राजशेखर ने अपने कार्यस्थल पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गुलदस्ते के बजाय पौधे देने की प्रथा शुरू की। जब भी वो किसी शादी समारोह में जाते हैं तो नवविवाहितों को उनके घर में पेड़ रखने के लिए एक पौधा और पक्षी के लिए एक घोंसला देते हैं। अपने ग्रीन मोटर व्हीकल गार्डन में वो नर्सरी से पौधे खरीदते हैं और उन्हें लोगों को वितरित करते हैं। खास बात यह है कि पौधारोपण और पौधे बांटने का ये सारा काम वो अपनी जेब खर्च से करते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए तेलंगाना से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। I know माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। I know पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। I know ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कश्मीर बदल रहा है और बदलाव की इस बयार में सरकार से लेकर आम आदमी तक हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। आज हम आपको ऐसे एक खिलाड़ी से मिलवाने जा रहे हैं। नाम है आदिल मंसूर पीर। ये युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कैसे हैं इनके प्रयास और क्या कुछ ये कर रहे हैं खेलों में कमाल, आइए देखते हैं। ये हैं आइस टॉक विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले देश के एकमात्र एथलीट आदिल मंसूर पीर। आदिल ने इस साल ऑस्ट्रिया में आयोजित हुई आइस टॉक विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए कांस्य पदक जीता। आदिल की ये कामयाबी जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा उनका संघर्ष भी है। आदिल कश्मीर के कुपवाड़ा से आते हैं, जहां खेल की मूलभूत सुविधाएं बहुत ज्यादा नहीं थीं। लेकिन अपनी हिम्मत और हौसले के बल पर इस खिलाड़ी ने पहले रग्बी के खेल से खुद को जोड़ा और फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने आइस टॉक में हाथ आजमाया। आदिल आज एक अच्छे मुकाम पर हैं, लेकिन आइस टॉक खेल से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं की कमी को वो बताना नहीं भूलते। इक्विपमेंट जो है बहुत महंगे आते हैं एंड जो हमें यहाँ पे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो यहाँ पे अभी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, वो हमें यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट कराने पड़ते हैं और दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ। आदिल ने भले ही इन कमियों के बीच खुद को विश्व पटल पर नए सिरे से सामने रखा हो, लेकिन भावी पीढ़ी को किसी तरह की कोई दिक्कत जमीनी स्तर पर न आए, इसके लिए उन्होंने कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं जिस पर वह काम कर रहे हैं। ये लक्ष्य है कश्मीर के युवाओं, खासकर महिलाओं को खेलों में आगे लाने का। इस कड़ी में आदिल ने कुपवाड़ा में अपनी अकादमी खोली है, जहां प्रशिक्षक बगैर किसी फीस के महिलाओं को प्रशिक्षण और ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। पर्टिकुलरली एक हमने अनसर्व्ड वुमेन एथलीट्स को टारगेट किया है, एक सेक्टर को पकड़ा है जिसमें हम उनकी हेल्प करते हैं। हम वहाँ पे डिफरेंट टीम्स बना के उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एंड उसके बाद ताकि वो स्टेट में खेले और उसके बाद वो नेशनल में मेडल ले आए। जाहिर तौर पर आदिल अपनी शख्सियत के बल पर न केवल देश में आइस टॉक खेल को एक नई पहचान दे रहे हैं, बल्कि कश्मीर की महिलाएं खेलों से ज्यादा जुड़ें, इसके लिए सार्थक पहल भी सामने रख रहे हैं।
और जिसमें उन्हें सरकार का भरपूर साथ मिल रहा है। समय बहुत बलशाली होता है और ये बात जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल मोदी सरकार की नीति का ये कमाल है कि जम्मू कश्मीर के युवा अब न सिर्फ खेलों में आगे आ रहे हैं, बल्कि समाज की मुख्यधारा से जुड़कर एक पूरे देश के निर्माण में भी अपनी भूमिका को सर्वप्रथम तरीके से सामने रख रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए आपने ये कहानियां, ये हर कहानी अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि ये हमारे देश के लोगों के हौसले और जज्बे की कहानियां हैं जो दूसरों को प्रेरणा देती हैं कुछ खास करने की। ये कहानियां हमें बताती हैं कि जब कोई मुसीबत में हो तो किस प्रकार से मदद के हाथ आगे बढ़ाने चाहिए, देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से अपनी भी आहुति देनी चाहिए। तो तमाम कहानियां कौशल और जज्बे से भरी हुई हमें प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।